हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं, जो है चैप्टर 5। तो बेसिकली हम इस टाइम पर जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, और जो जेनेटिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कभी भी मुझे, या तो इस वीडियो के या जो आगे मैं वीडियोस बनाऊंगी जो जेनेटिक्स पे, उन वीडियोस के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको मैंने जो ये सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा प्लीज, ठीक है? और फ्रेंड से शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना? तो बेसिकली इससे पहले हम जेनेटिक्स स्टार्ट करें, पहले देखते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। क्या किसी को पता है कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स क्या है? बेसिकली जेनेटिक्स है बायोलॉजी की एक ब्रांच। इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। और ये बेसिकली ब्रांच में हम क्या देखते हैं? इस ब्रांच में हम देखते हैं इनहेरिटेंस, क्या इनहेरिट कर रहे हैं, और वेरिएंस क्या है। ठीक है? तो इनहेरिटेंस और वेरिएंस देखते हैं किस चीज का? कैरेक्टर्स का। सर्टेन कैरेक्टर्स का एक पेरेंट और उसके ऑफस्प्रिंग के बीच में, है ना? तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से प्रोजेनी में, है ना? और यही बेसिस होता है हेरिडिटी का। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे, जो है कर्ली हेयर मेरे फादर के भी थे और मेरे भी हैं, तो ये ना जेनेटिक्स है, ये जेनेटिकली आया है। ये या हम बोलते हैं ये हेरिडिटी है। यह बहुत सारी डिजीजेस की जब स्टडी करी गई तो बोला गया कि ये डिजीजेस जो हैं बेसिकली जो जो जीन्स के वजह से हो रही हैं पेरेंट्स में, वही जीन ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में भी जा रहे हैं। और इसी वजह से बहुत ज्यादा सर्टेन होता है कि जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग है उसको भी वो डिजीज होगी, है ना? जैसे हाइपरटेंशन, जैसे डायबिटीज। तो हम बोलते हैं कि ये सारी डिजीजेस हेरिडिटरी डिजीजेस हैं, है ना? थ्रू हेरिडिटी, थ्रू इनहेरिटेंस ये पास हो रही है पेरेंट से प्रोजेनी में। अच्छा, ये पता लगने से क्या फायदा हुआ कि हम पहले से ही जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अवेयर कर देने कि आप पहले से ही प्रिकॉशन लो, आप कॉशियस हो जाओ, क्योंकि आपके पेरेंट्स के जो जीन्स हैं उनमें ये डिजीजेस थी, तो आपको भी ये डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है? तो बेसिकली जेनेटिक्स की जो स्टडी थी उससे बहुत सारी फील्ड्स में हम आगे देखेंगे कि हमें फायदा हुआ। स्टार्ट कैसे हुआ जेनेटिक्स, पहले तो ये देखते हैं, है ना? तो जेनेटिक्स समझ में आ गया क्या है? जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस और वेरिएंस पढ़ते हैं, जो वो कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहे हैं, काइंड ऑफ, है ना? तो सबसे पहले जो कि हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ये कौन है? ये है ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल ने क्या करा कि बहुत सारे तरीके के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करे। किसमें करे? पी प्लांट में करे। गार्डन पी प्लांट में उन्होंने 7 सालों तक, फ्रॉम द ईयर 1856 टू 1863, हाई बहुत सारे तरीके के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करे, और उसके बाद उन्होंने दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या लॉज हैं वो दिया, है ना? तो ग्रेगर मेंडल ने जो स्टडी करी उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस और लॉजिक लगाई गई
बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स में। अब उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और बहुत ही मतलब बेसिकली उनको आइडियलाइज करते हैं लोग। लोग बोलते हैं कि बहुत ही एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट्स थे। अब ऐसा क्यों था? तो पहला तो ये था कि उनके एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल साइज था वो बहुत बड़ा था, ठीक है? इसके वजह से जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा थी, ठीक है? तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, ये देखते हैं, है ना? तो उन्होंने क्या करा कि गार्डन पी प्लांट में 2 ऑपोजिट ट्रेट्स जो होते हैं किसी भी कैरेक्टर के, है ना? उसकी पहले तो स्टडी करी, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, इन्वेस्टिगेट करा पहले कैरेक्टर्स जिनके 2 ऑपोजिट ट्रेट होते हैं, जैसे कि टॉल एंड डॉर्फ प्लांट। एक कैरेक्टर हाइट, उसके 2 ट्रेट क्या टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है। वैसे ही सीड का कलर, एक कैरेक्टर येलो भी हो सकता है सीड और ग्रीन भी हो सकती है सीड, है ना? 2 अलग-अलग ट्रेट, 2 ऑपोजिट ट्रेट। तो मेंडल ने क्या करा कि क्रॉस पॉलिनेट करा पी प्लांट को, ठीक है? तो बेसिकली ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ली। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन से क्या मतलब है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन कोई भी जो है वो 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 बेसिकली ब्रीडिंग लाइंस हैं जिन्होंने जिनमें कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली क्योंकि ये हमेशा से सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं, ये बहुत ही स्टेबल ट्रेट शो करते हैं इनहेरिटेंस का। तो जो है बेसिकली इनको जब आप क्रॉस करेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही एक्यूरेट मिलेंगे क्योंकि इन लाइंस ने कभी क्रॉस पॉलिनेट करा ही नहीं है, है ना? तो मेंडल ने क्या करा कि ऐसे 14 पी प्लांट के ट्रेट्स को सिलेक्ट करा, ठीक है? और उनमें क्या था कि वैसे ही था कि एक कैरेक्टर दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था। तो बेसिकली 7 ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने लिए जिसके हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग और या फिर ऑपोजिट ट्रेट्स देखे, है ना? ये 7 कैरेक्टर्स क्या हैं? ये 7 कैरेक्टर्स हैं सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और लास्ट है हाइट, स्टेम की हाइट। तो 7 कैरेक्टर्स फिर से क्या क्या है? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर की पोजीशन और स्टेम की हाइट, ठीक है? अब ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं उन सबके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। सीड शेप या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। सीड कलर या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। फ्लावर कलर वायलेट होगा या वाइट होगा। पॉड शेप फुल होगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। पॉड कलर अगेन ग्रीन या येलो होगा। फ्लावर की पोजीशन या तो एक्सियल है या तो टर्मिनेटेड है, टर्मिनल है बेसिकली, है ना? और स्टेम की हाइट या तो टॉल है या तो डॉर्फ है, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा इसके बाद कि उन्होंने शुरू करा एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? अब जो पहला उनका एक्सपेरिमेंट था उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है? तो उन्होंने क्या करा ना कि एक कैरेक्टर लिया, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें तो जो स्टेम हाइट है टॉल या ड्वार्फ, है ना? ये एक कैरेक्टर है, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया कि एक जीन के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया और उसको करा दिया क्रॉस पॉलिनेट, ठीक है? तो बेसिकली आपको अगर वापस से याद दिला दो एक बारी फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने बहुत बड़ी पढ़ा हुआ है ना? तो फ्लावर में एक तो पेटल होता है, स्टिग्मा होता है,
एंथर होता है, स्टेमन होता है और होता है कार्पल, है ना। तो ये होता है हमारा प्लांट, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि एक लिया टॉल और एक लिया डॉर्फ प्लांट और पोलन को ट्रांसफर कर दिया क्रॉस पॉलिनेशन में। पोलन यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कट करे पोलन ग्रेन्स और ट्रांसफर कर दिए, और इससे एक पहला जनरेशन बन गया। उसके सीड से उन्होंने ग्रो कर लिया जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है उसके प्लांट्स को। इस फर्स्ट जनरेशन को हम बोलते हैं फिलियल वन प्रोजेनी या F1 जनरेशन। इसको हम बोलते हैं बेसिकली F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन या फिर फिलियल वन प्रोजेनी, ठीक है। अब जब मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन जो है उसको ऑब्जर्व करा, तो उनको दिखा कि ये सारे ही प्लांट्स टॉल हैं, कोई भी प्लांट इनमें से ड्वार्फ नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि बेसिकली ये देखा कि सारे प्लांट्स एक जैसे हैं, सारे रिजेंबल कर रहे हैं ईदर ऑफ द पेरेंट्स को, है ना। और दूसरा जो ट्रेट है, मतलब एक पेरेंट को, जो टॉल वाला पेरेंट है उसको रिजेंबल कर रहे हैं, जो दूसरे पेरेंट का ट्रेट है वो दिख ही नहीं रहा है इसमें, है ना। तो अब उन्होंने क्या करा कि ये जो जनरेशन बनी है, ये जो F1 जनरेशन बनी है, उसको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि ये जो F1 जनरेशन है उसको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप फिर से देखेंगे तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि पहले तो पेरेंटल है ना, और ये पेरेंटल जनरेशन में एक है टॉल और दूसरा है डॉर्फ, है ना। इससे इनको मिले हैं एक F1 जनरेशन जिसमें सारे प्लांट्स टॉल हैं। अब इन्होंने क्या करा कि ये टॉल प्लांट को लेकर उसको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। अब उसके बाद की जो अगली जनरेशन मिली उनको, उसमें उनको कुछ ऑफस्प्रिंग डॉर्फ मिल गए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जो फिलियल 2 या F2 जनरेशन है, यहाँ पर ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बट ये जो चौथा प्रोजेनी है ये ड्वार्फ है, जबकि कोई भी पेरेंटल प्लांट ड्वार्फ नहीं था। F1 जनरेशन जो उनके इमीडिएट पेरेंट्स उसमें नहीं था, उसके पहले की जनरेशन में था, है ना। तो बेसिकली उनको क्या दिखा कि टॉल और ड्वार्फ, अब इसका रेशियो क्या है। अगर 4 प्रोजेनी हैं तो 3/4 टॉल थे और 1/4 ड्वार्फ था। मतलब कि जो 3/4 प्लांट हैं वो टॉल IF2 जनरेशन के और 1/4 डॉर्फ था, मतलब कि टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो था 3:1 का, है ना। तो बेसिकली उनको उनको क्या समझ में आया इससे, है ना। उनको ये समझ में आया कि ऐसा कुछ तो है ना, ऐसा कुछ तो है जो कि बहुत ही स्टेबल कंडीशन में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है गैमेट्स के थ्रू मल्टीपल जनरेशंस में, है ना। और ये जो पास हो रहा है उसको उन्होंने बोला फैक्टर्स। और इन्हीं फैक्टर्स को अब हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं जीन्स, और इसी वर्ड से बना है जेनेटिक्स, है ना। तो ये जो जीन्स हैं, मेंडल ने बताया कि ये जो फैक्टर्स या जीन्स हैं, ये बहुत ही स्टेबल कंडीशन में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। तो बेसिकली बिना चेंज हुए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द गैमेट्स, और वो मल्टीपल जनरेशंस में, सब ओवर मल्टीपल जनरेशंस, ओवर सक्सेसिव जनरेशंस ट्रांसफर हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो जीन्स हैं ये हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। अब ये जो जीन्स हैं इनमें ही वो इंफॉर्मेशन है
जो कि रिक्वायर्ड होती है एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने में। ठीक है। अब अगर जीन्स जो हैं वो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, इफ जीन्स कोड फॉर पेयर ऑफ contrasting traits, तो इनको हम बोलते हैं अलील्स। इनको क्या बोलते हैं? अलील्स। तो बेसिकली अलील्स एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दो ऑपोजिट या कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। ठीक है। अब कैसे उन्होंने डिनोट करा ये टॉल और डॉर्फ या येलो और ग्रीन, है ना? तो ये सारे जो ट्रेट्स हैं उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि अल्फाबेटिकल सिंबल यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे? कैपिटल लेटर जो है किसी भी अल्फाबेटिकल सिंबल का, वो एक ट्रेट को से ए है ना? तो एक अल्फाबेटिकल लेटर है, तो जो कैपिटल ए है वो एक ट्रेट को बताएगा उसके, और स्मॉल ए उसी के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को बताएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं टॉल और ड्वार्फ, तो टॉल और ड्वार्फ हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि जो एक टॉल है उसको टी लिखेंगे और जो ड्वार्फ है उसको डी लिखेंगे, ये गलत है। कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं कि अगर टॉल है तो कैपिटल टी, ये टॉल के लिए है, और अगर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम अब प्लांट्स में बात करें जिसमें कि हम स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं, तो कितने तरीके के अलील्स हो सकते हैं, कितने पेयर ऑफ अलील्स हो सकते हैं, है ना? तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, है ना? तो बेसिकली या तो दोनों टॉल है ना, एक तो ये पेयर हो गया, या तो दोनों ही डॉर्फ है, तो ये भी एक पेयर हो गया, और या तो एक टॉल और एक डॉ, तो तीन तरीके के अलीलिक पेयर के कॉम्बिनेशन हो गए अगर हम स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशंस होती हैं, मतलब कि अगर दोनों अलील टॉल या डॉर्फ हैं, इस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस ट्रेट्स, है ना? होमोजाइगस और आइडेंटिकल। और अगर एक टॉल और एक डॉर्फ है तो बोलते हैं हेटेरोजाइगस। क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस प्लांट है वो, है ना? तो अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि जो F1 हेटेरोजाइगोट है, जो F1 जनरेशन बनी है ना, वो अपीयरेंस में तो सेम है, लेकिन उसका जो जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगोट है, वो हेटेरोजाइगस है ना? तो इसका ये मतलब है, बट दिख तो वो टॉल के जैसी रही है, तो इसका ये मतलब है कि जो कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हैं टॉल और डॉर्फ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसमें से एक फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है दूसरे को, तभी प्लांट में डॉर्फनेस नहीं आई है। जो फैक्टर डोमिनेट कर रहा है उसको बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर, और जो फैक्टर नहीं डोमिनेट कर पा रहा है उसको बोलते हैं रेसेसिव फैक्टर। तो इसके केस में कैपिटल टी जो कि टॉलनेस के लिए है, ये है डोमिनेंट फैक्टर, और स्मॉल टी जो कि डॉर्फनेस के लिए है, इसको बोलते हैं रेसेसिव फैक्टर। ठीक है। तो अब बहुत ही कन्वीनियंट और लॉजिकल वे में मेंडल ने क्या बोला कि हम अल्फाबेटिकल सिंबल्स को यूज करेंगे हमारे ट्रेट्स को डिनोट करने के लिए। अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल फॉर्म यूज करेंगे, और अगर रेसेसिव है तो लोअर केस या स्मॉल केस जो है वो हम फॉलो करेंगे, है ना? तो अब उसके आगे उन्होंने क्या बोला ये देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसके आगे उन्होंने बोला कि ये जो क्रॉस हो रहा है, क्योंकि हम
एक तरीके के कैरेक्टर का क्रॉस देख रहे हैं। इस वजह से हम बोलते हैं इस टाइप के क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि जो है हम एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्रॉस कर रहे हैं किसी प्लांट को, तो बेसिकली ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब फिर उन्होंने आगे क्या एक्सप्लेन करा कि जब एक टॉल और ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है गैमेट, तो हम ये देख रहे हैं कि मियोसिस होती है और जो अलील्स हैं उस गैमेट के, जो पेरेंटल पेयर के अलील्स हैं, वो सेपरेट या सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और सिर्फ एक अलील ही जो है वही जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। तो ये जो बहुत ही रैंडम प्रोसेस है, और 50% चांस होता है दोनों अलील में से किसी एक के जाने का जाइगोट बनने के लिए। अगर टॉल प्लांट है, तो अगर बेसिकली होमोजाइगस टॉल है, तो दो अलील्स क्या होंगे? ये होंगे। अगर ड्वार्फ है, होमोजाइगस ड्वार्फ है, तो दो अलील्स क्या होंगे? ये होंगे। अगर हेटेरोजाइगस टॉल है, तो दो अलील्स क्या होंगे? एक टॉल का और एक ड्वार्फ का। ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, टॉल जो होमोजाइगस टॉल है उसका एक, है ना, तो एक ये, और जो होमोजाइगस डॉर्फ है, जो डॉर्फ पेरेंट है, उसका एक मिलकर बना रहे हैं हमारा F1 जनरेशन। तो इसी वजह से जो हमारा F1 जनरेशन है वो क्या है? हेटेरोजाइगस है। जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन है वो हेटेरोजाइगस है ना। अब जो हम इस बेसिकली ये जो हम फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, उसको और अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से बनाने के लिए क्या किया गया कि एक डायग्राम बनाया जिसको बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है। प्यूनेट स्क्वायर जो है वो डेवलप करा था ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने, एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट ने डेवलप करा था जिनका नाम है रेजिनल्ड सी प्यूनेट। उनके ही नाम पर हमने ये रखा है नाम प्यूनेट स्क्वायर। और ये क्या है बेसिकली प्यूनेट स्क्वायर? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कैलकुलेट करता है सारे तरीके के जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटी, है ना। तो ऑफस्प्रिंग में जितने भी तरीके के जीनोटाइप हो सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो बेसिकली जो जेनेटिक क्रॉस हम कर रहे हैं उसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इस डायग्राम से देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम सेम वो एक्सपेरिमेंट जो है वो वापस से यहाँ प्यूनेट स्क्वायर में दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉल प्लांट है ना, और ड्वार्फ प्लांट है। टॉल प्लांट के दो अलील्स होंगे, टॉल और ड्वार्फ प्लांट के दो अलील्स होंगे, ड्वार्फ और ड्वार्फ वाले, है ना। अब अगर इनको क्रॉस करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं? या तो ये टॉल इस डॉर्फ वाले अलील के साथ, या ये टॉल इस वाले अलील के साथ जाएगा। उसी तरीके से ये जो टॉल अलील है वो इस डॉर्फ के साथ, या ये टॉल इस डॉर्फ के साथ जाएगा। तो अगर ये दोनों जा रहे हैं तो ये बन रहा है, ये और ये जा रहे हैं तो ये बन रहा है, देख लिया हमने। वैसे ही ये और ये जा रहे हैं तो ये बन रहा है ना। ये और ये जा रहे हैं तो ये बन रहा है। तो हर कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्या है बनने की? हेटेरोजाइगस टॉल। इसी वजह से सारी जो हमारी F1 जनरेशन थी वो क्या थी? टॉल थी, है ना। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट हर में है ना, और डोमिनेंट ट्रेट ही शो करता है प्लांट के फिनोटाइप में, फिजिकल अपीयरेंस में। अब उन्होंने जब F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या गैमेट्स आए? जब F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाया तो क्योंकि ये हेटेरोजाइगस वाली जनरेशन है, तो एक उस प्लांट का एक तो टॉल आएगा और दूसरा डॉर्फ वाला गैमेट आएगा। वैसे ही दूसरे साइड में भी एक टॉल आएगा और दूसरा डॉर्फ आएगा।
अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि या तो ये टॉल वाला गैमेट टॉल वाले के साथ करेगा या फिर ये टॉल वाला ड्वार्फ के साथ करेगा। अगर टॉल और टॉल हो रहा है तो ये हमारा आ गया होमोजाइगस प्लांट। अगर ये टॉल और ड्वार्फ हो रहा है तो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट आ गया। उसी तरीके से अब जो हमारा ड्वार्फ वाला गैमेट है इस टॉल प्लांट का, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का, ड्वार्फ वाला गैमेट या तो टॉल वाले इस गैमेट के साथ करेगा तो अगेन हेट्रोजाइगस टॉल बना। बट अगर ये ड्वार्फ इस ड्वार्फ के साथ जाइगोट बना रहा है तो जो प्रोजेनी बनेगी वो बनेगी ड्वार्फ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्वार्फ F1 जनरेशन में तो कैरी फॉरवर्ड हुआ बट ये कभी फिनोटाइप में नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही हमने सेल्फ क्रॉस कर दिया इनको तो उनके जो गैमेट्स के कॉम्बिनेशन से बने ऑफस्प्रिंग, जो प्रोजेनी बनी सेकेंड जनरेशन की, उसमें क्या हुआ, ड्वार्फ प्लांट आ गया। अब रेशियो क्या है, अगर हम फिनोटीपिक रेशियो की बात करें टॉल इज टू ड्वार्फ तो ये क्या है, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ है ना। 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मतलब 4 प्लांट्स बने हैं, 3/4 आर टॉल है ना, 3/4 आर टॉल एंड 1/4 इज ड्वार्फ है ना। तो 3:1 का रेशियो बना। अगर हम जीनोटीपिक रेशियो की बात करते हैं तो जीनोटीपिक रेशियो में क्या देखते हैं कि एग्जैक्ट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस टॉल है। अब यहाँ पर अलग हो गया क्योंकि एक तो हमारा है होमोजाइगस टॉल, दो है हेटेरोजाइगस टॉल और फिर एक है होमोजाइगस डॉर्फ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 जो है ना, 1/4 is homozygous tall, 2/4 or half is heterozygous tall and 1/4 is homozygous dwarf। तो इस केस में जो हमारा रेशियो होगा वो होगा 1:2:1 का। ठीक है, तो ये फिनोटीपिक और जीनोटीपिक रेशियो समझना बहुत ही जरूरी है ना। तो हमने बेसिकली देख लिया कि किस तरीके से एक जीन, एक सिंगल जीन अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो आगे जनरेशन्स में इनहेरिट होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछिए जरूर। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए, अगर आप ये नोट्स जो क्यूरेटेड नोट्स मैंने खुद बनाए हैं उसका एक्सेस करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट onestopbiology.com जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, अब जो हमने क्रॉस पढ़ा इसमें एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूं कि आपको टेस्ट क्रॉस करना है तो ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ये टेस्ट क्रॉस बेसिकली यही शो करता है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो वो टेस्ट क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली ये टेस्ट क्रॉस है। अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे होमोजाइगस रेसेसिव पता है और मुझे पता है कि प्रोजेनी जो 4 प्लांट्स बने हैं वो क्या है, बट मुझे ये नहीं पता कि दूसरा वाला पेरेंट क्या है, और मैं आपको ये कॉम्बिनेशंस दे दूं, अगर मैं आपको ये कॉम्बिनेशंस बता दूं तो क्या आप दूसरा पेरेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आप ये करके देखिए एक बारी कि अगर मेरे पास डॉर्फ हैं और मेरे को ये प्रोजेनी पता है क्या है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे हेट्रोजाइगस हैं, तो क्या मैं ये पता कर लूंगी कि दूसरे पेरेंट के गैमेट्स क्या हैं। और अगर मैं ये पता कर लूंगी तो क्या मैं पता कर लूंगी कि ये जो पेरेंट है वो बेसिकली होमोजाइगस डोमिनेंट है, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, वो क्या है ना। वो हम बहुत ही आराम से पता कर सकते हैं। इस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं दूसरे पेरेंट को, जबकि हमें एक पेरेंट पता है और जो नेक्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी है उनका जीनोटाइप पता है। तो
ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज मैं वापस से आपको बोलूंगी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब तक आप इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन नहीं समझेंगे, आप इनहेरिटेंस ऑफ टू या मल्टीपल जीन नहीं समझ पाएंगे। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे लॉज हैं इनहेरिटेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो कवर करेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स से अपने। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। हेजिटेट नहीं कीजिएगा गाइस, पूछिएगा जरूर। अगर आप कमेंट में नहीं पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स गाइस, बाय बाय।